रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर का अंधेरा बच गया था। कुछ चीजें सुबह की रोशनी में छिप जाती हैं। पिछली रात एक माँ ने अनजाने में मौत का दरवाजा खोल दिया। लहसुन की सुरक्षा हटाई गई और वो अंदर आ गया। लूसी जिंदा है, लेकिन उसके अंदर जो घुसा है वो अब ताकतवर बन रहा है। हेलिमग्राम के उस बड़े से कमरे में आज सुबह रोशनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा नीला धुंध फर्श पर किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रहा था। दरवाजे पर डॉक्टर जॉन सुवर्ट खड़े थे। उनका हाथ थरथरा रहा था। उनकी सांसें भारी हो गई थी। फर्श पर बिस्तर के बिल्कुल करीब मिसेस विंसेंट्रा पड़ी थी। उनका चेहरा डर के मारे नीला पड़ गया था। आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया था। उनके हाथ मुट्ठी में भीजे हुए थे, जैसे वो आखिरी पल में किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सीवर्ट मन ही मन सोच रहे थे, मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने सदियों पुरानी बीमारियों को हराया है। मैं इंसानी शरीर के हर एक नस, हर हड्डी, हर सेल को समझा है। और आज खुद को होके में महसूस कर रहा हूं। मेरी साइंस, मेरी लॉजिक, मेरी सदियों की पढ़ाई आज इस बेजान लाश के सामने एक मजाक लग रही है। मिसेस वेस्टेंड्रा एक माँ जिसने सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहा, वो मेरे आंखों के सामने मौत के मुंह में चली गई। फेलियर, ये शब्द मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही है। मैं बस यही सोच रहा हूं, उन्होंने क्या देखा होगा जब खिड़की खुली। क्या पहले कोई आहट आई थी, या सिर्फ अंधेरा छा जो उन्हें घूर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता। पर्दा धीरे से हिला होगा, या उन्होंने पर्दा हटाया होगा ये सोच के कि ताजी हवा आएगी। क्या आया था? हवा, ठंडी, बर्फ जैसा। क्या उन्होंने कुछ अजीब सा देखा था, या कोई भेड़िया था जो गुर्रा रहा था? मैं उन्हें हार्ट अटैक करके फाइल बंद कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिमाग जानता है कि ये मौत कुदरत नहीं दे सकता। ये मौत चुनी गई थी। हर मौत के साथ मेरी आत्मा का एक हिस्सा मर जाता है। क्या हम इस शैतान को रोक सकते हैं, या सिर्फ मौत की गिनती कर रहे हैं? वैन हेल्सिंग वहां बिल्कुल शांत खड़े थे। उनकी नजर खिड़की के उस पार बगीचे के घने पेड़ों पर थी। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना सच था। वो जानते थे ये हो सकता है, पर उन्होंने किसी को बताया नहीं था। उन्होंने मिसेस वेस्टेंड्रा के पास झुककर उनकी आंखें बंद की। उन्होंने अपने गले में लटके हुए पुराने क्रॉस को छुआ और एक ऐसी प्रार्थना की जो शायद कोई पुरानी भाषा में थी। वैन हेल्सिंग मन ही मन सोच रहे थे, मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मैंने इन्हें साफ साफ नहीं बताया? शैतान दरवाजे पर खड़ा है, पर क्या ये लोग सुनते? कुछ सच ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपनी आंखों से मौत को न देख ले,
वो मान ही नहीं पाता। इंसानी दिमाग तब तक भेड़िया को भेड़िया नहीं मानता जब तक वो उनकी गर्दन न पकड़ ले। गलती मेरी नहीं थी, गलती उस ममता की थी जो खतरे को समझ नहीं पाई। शैतान को रास्ता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक बुलावा चाहिए होता है। देखो, सारे लहसुन बाहर फेंके हुए हैं, खिड़की खुली हुई है, सुरक्षा कवच तोड़ दिया गया था, उसे बुलाया गया था और वो आया। सीवट धीरे से लूसी के बिस्तर के पास गया। वो वहां किसी मूर्ति की तरह पड़ी थी। सीवट ने उसका हाथ छुआ। वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने उसे कब्र से निकाला हो। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी, उसके गर्दन के वो छोटे निशान, वो अब नीले नहीं बल्कि गहरे लाल और अजीब तरीके से गर्म थे। लूसी का शरीर तो जम रहा था, पर उसकी गर्दन पर मौत अब भी दावत कर रही थी। उसके दिल की धड़कन वो कभी तेज चलती, कभी इतनी धीमी हो जाती, ऐसा लगता जैसे रुक गई हो। सीवर्ट ने देखा, सुबह की हल्की धूप लूसी के शरीर के आर पार जा रही थी। उसके नसें अब नीली नहीं बल्कि काली और मोटी दिख रही थी, जैसे उनमें खून नहीं बल्कि कोई काला जहर बह रहा हो। लेकिन खौफ तो तब आया जब लूसी ने बिस्तर पर करवट ली। सीवर्ट ने देखा, लूसी की परछाई उसके हिलने के ठीक 1 सेकंड बाद हिली थी। डिले, जैसे उसकी परछाई किसी और की गुलाम हो और हिलने से पहले किसी की अनुमति मांग रही हो। उसकी आंखें वो बंद थी, लेकिन उसकी तितलियां किसी के पीछे घूम रही थी, कोई इनविजिबल साया। उसकी हर सांस एक हल्की सीटी सी बजती, जैसे उसके फेफड़ों में हवा नहीं ढूंढ भर रहा हो। लूसी बच तो गई थी, पर वो अब पूरी तरह से इंसान थी या कुछ और। उसकी आत्मा उसके शरीर से शायद अलग हो गई थी। शायद वो किसी का वेसल था, किसी का इंतजार कर रही थी। हेलिंग्राम के उस कमरे में दोपहर की धूप ने कदम तो रख दिया था, पर उसमें कोई गर्मी नहीं थी। डॉक्टर सीवर्ड ने आर्थर को अंदर बुलाया था। जब वो अंदर आया तो ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा इंसान अपनी ही रूह के जनाजे में आ गया हो। आर्थर, जो हमेशा एक मर्दाना ताकत और गर्व का प्रतीक हुआ करता था, आज एक बिखरे हुए खिलौने की तरह लग रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरा हुआ था, उसके आंखें, उनमें इतना गहरा दर्द कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। वो दरवाजे पर ही टिक कर खड़ा हो गया। उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी लूसी पर गया और उसके कदम डगमगाने लगे। जैक, प्रोफेसर, मैं क्या करूं? मैंने सब खो दिया। मेरी माँ, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? और लूसी, देखो उसे, वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई अजनबी हूं। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? मैंने उसे वादा किया था, मैं उसे हर शैतान से बचाऊंगा, पर आज आज मैं उसके पास बैठने से भी डर रहा हूं। प्रोफेसर, अगर उसे बचाने के लिए मेरी जान चाहिए तो अभी ले लीजिए। मैं इस लाचारी से थक गया हूं। सीवर्ट से अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्हें अपने साइंस की नाकामी पर शर्म आ रहा था, लेकिन वैन हेल्सिंग का चेहरा सख्त था। उन्होंने आर्थर के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे झंझोड़ दिया। आर्थर, ये रोने का वक्त नहीं है। अगर तुम रोना चाहते हो तो पहले
उसे जिंदगी दो। लूसी को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ट्रांसफ्यूजन। लेकिन सुनो, ये कोई दवाई नहीं है जो मैं उसे दे रहा हूं, ये एक रिचुअल है। तुम अपना जीवन, अपनी सांसें, अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दोगे। खून देना आसान है आर्थर, लेकिन हर खून का दाम देना होगा। क्या तुम तैयार हो ये कीमत चुकाने के लिए? सीवर्ट ने नीडल उठाया। वो नीडल अब सिर्फ मेडिकल टूल नहीं थी, वो एक ब्रिज बन गई थी। आर्थर ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जब नीडल उसके नस में घुसी तो आर्थर के चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जैसे जैसे आर्थर का खून लूसी की ठंडी नसों में जाने लगा, कमरे में एक भारी सन्नाटा सा छा गया। आर्थर मन ही मन सोचता है, मेरा खून, मेरी जिंदगी उसमें जा रही है, पर वो मुझे देख क्यों नहीं रही? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से सिर्फ खून नहीं, मेरी यादें भी निकल रही हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर ये चलन कैसी? मैं उसे अपना जीवन निचोड़ कर दे रहा हूं, पर उसकी आंखें खिड़की के उस पार अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हैं। मैंने उसे खून दिया, पर मुझे महसूस हो रहा है जैसे लूसी किसी और को देख रही है। वो मेरे इतने पास है, पर फिर वो सदियों दूर क्यों लग रही है? आर्थर की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट रह गई थी। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसका शरीर खाली हो गया हो। वैन हेल्सिंग ने यह सब देखा, आर्थर की लाचारी, लूसी का वो अलग थलग होना। उनका अपना दिल बहुत भारी हो गया था। वैन हेल्सिंग मन ही मन सोचते हैं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक एक करके सबको मौत की मुंह में धकेल रहा हूं। आर्थर ने अपना खून दिया, इसके बाद शायद सीवर्ट देगा। मैं इन्हें जिंदगी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ दावत को बड़ा कर रहा हूं। आर्थर का ये सच्चा पाक खून जैसे ही लूसी के अंदर जाएगा, ड्रैकुला उसे फिर से चुरा लेगा। मैं जानता हूं हर डोनर को मौत की तरफ ढकेल रहा हूं, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इनका प्यार ही इनकी कुर्बानी बन रहा है, और मैं उनका कातिल। हम जिंदगी नहीं दे रहे आर्थर, हम सिर्फ मौत को पोस्टपोन कर रहे हैं। जब ट्रांसफ्यूजन खत्म हुआ, आर्थर कुर्सी पर ही ढेर हो गया। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके होंठों पे सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, लूसी। लेकिन बिस्तर पे लूसी के होंठों पर अब एक अजीब सी लाली आई। वो लाली जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूखे अतृप्त शैतान की हो। आर्थर ने अपनी ताकत खो दी। लूसी ने एक नया मास्क पहन लिया। वहां लंदन के उस बदबूदार पागल खाने में डॉक्टर सीवर्ट के एब्सेंस में चीजें बदल रही थी। शाम का सूरज ढल रहा था। दीवारों पे लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थी। आरएम रेनफिल, जो अक्सर अपने सेल में मक्खियां पकड़ने के बाद चिल्लाया करता था, आज अजीब तरीके से खामोश था। पर यह खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये शायद वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। डॉक्टर सीवर्ट जब वापस लौटे और उन्होंने सेल के लोहे के दरवाजे से अंदर झांका, तो उनका दिल बैठ सा गया। रेनफिल अपने सेल के एक कोने में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था, जैसे वो किसी इनविजिबल संगीत पर नाच रहा हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सा शांति था। उसके आसपास हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी, पर वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, सदियों दूर।
या फिर कहीं पास। मास्टर ने पी लिया है। हाँ, मास्टर ने आज दावत शुरू कर दी। खून ही जिंदगी है और आज जिंदगी बह रही है। मैंने उनकी आहट सुनी है। उनके कदम अब स्टेशन से कारफैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अब कमजोर नहीं है, वो अब ताकतवर हो रहे हैं। लाल, सब कुछ लाल बन रहा है। मास्टर ने पी लिया गरम, मीठा और सच्चा प्यार वाला खून। वो अब पास आ रहे हैं। मैंने उनके पंखों की फटफट सुन ली है। वो हवा में धुंध बंद कर मुझे पुकार रहे हैं। सीवट खुद से बातें करने लगा। मैं इसे एक्यूट मैनिया कहता, अगर इसकी बातें मेरे तजुर्बे से मैच ना करती। मैंने अभी आर्थर का खून लूसी को दिया है और यहाँ ये आदमी जो सदियों से बंद है, इसे कैसे पता मास्टर ने पी लिया है? इसकी आंखों में वो पुरानी पागलपन वाली चमक नहीं है, बल्कि एक ऐसी नॉलेज है जो किसी नॉर्मल इंसान के पास हो ही नहीं सकती। मेरा दिमाग अब ये मानने को तैयार है, ये आदमी पागल नहीं है, ये बस ज्यादा सुन रहा है। ये एक रेडियो एंटीना की तरह है जो ऐसे किसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है जो हम नॉर्मल इंसान इग्नोर कर देते हैं। इसका पागलपन असलियत है और हमारा साइंटिफिक लॉजिक शायद पागलपन। जब ये मास्टर मास्टर कहता है तो मेरा दिमाग लूसी के गले के वो दो निशान आने लगते हैं। क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? डॉक्टर, तुम्हारी आंखों में डर है। क्यों? क्यों डर रहे हो डॉक्टर? तुम तो उसे बचा रहे हो ना। तुम तो कोशिश कर रहे हो। पर सुनो, तुम सिर्फ शरीर देखते हो। मेरे मास्टर आत्मा पीते हैं। वो लड़की जिसके पास तुम गए थे, वो तो सिर्फ कटोरा है। तुम लोग मास्टर के लिए दावत रख रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम उसे जिंदगी दे रहे हो, तो तुम सिर्फ मास्टर को खाना दे रहे हो। वो आ रहे हैं डॉक्टर, और जब वो आएंगे तो तुम्हारी ये पत्थर की दीवारें उन्हें रोक नहीं पाएंगी। दावत शुरू हो गई है। मालिक आ रहे हैं। रेनफील्ड फिर से अपने पागलपन में डूब गया था। उसने अपने हाथों को फैला लिया जैसे वो किसी इनविजिबल साये को गले लगा रहा हो। सीवर्ड वहां से हट गया, लेकिन उनके दिमाग में रेनफील्ड की वो फुसफुसाहट किसी कांच की तरह चुभ रही थी। दावत शुरू हो गई है। शैतान सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, वो पढ़ रहा है और हम अनजाने में उसकी मदद कर रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी और हेलिंग्राम हॉल के बाहर बारिश की बूंदें कांच की खिड़की पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई नाखून खरोच रहा हो। डॉक्टर सीवर्ट अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उनके सामने एक सदियों पुराना किताब बिखरा पड़ा था, लेकिन उसमें कहीं भी उस सवाल का जवाब नहीं था जो उनके दिमाग को खा रहा था। वैन हेल्सिंग खिड़की के पास खड़े उस काले अंधेरे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर लैम्प की हल्की रोशनी उनकी झुर्रियों को और गहरा कर रही थी। सन्नाटा इतना भारी था कि सीवर्ट को अपने पेन के चलने की आवाज हथौड़ों जैसे लग रही थी। प्रोफेसर, बस कीजिए, मुझे अब अधूरा सच नहीं चाहिए। मैंने आज दोपहर एक मर्द का खून एक लड़की के रगों में बहता देखा है। मैंने देखा है कैसे साइंस की हर दवाई उस लड़की के शरीर में गायब हो जाती है। ये एनीमिया नहीं हो सकता, ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। हम किससे लड़ रहे हैं? ये वैम्पायर की पुरानी कहानियां? क्या आप सच में इनमें यकीन रखते हैं? मेरे लॉजिक में, मेरी मेडिकल ट्रेनिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ब्रॉन,
साइंस वहां खत्म हो जाती है जहां से यकीन शुरू होता है। तुम एक नाम ढूंढ रहे हो ताकि उसे एक बॉक्स में बंद कर सको, लेकिन शैतान को किसी नाम की क्या ही जरूरत। उसे नास्फेराटू कहो या अंधेरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है जॉन, हम एक ऐसे जीव से लड़ रहे हैं जो ना जिंदा है ना मरा हुआ। वो सदियों से है और वो हमसे बेहतर जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। प्रोफेसर, तो हम उसे मार क्यों नहीं देते? अगर वो है तो उसे खत्म क्यों नहीं कर देते हम? जॉन, तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। वो हर पल एक नियम से चलता है। वही नियम उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही नियम लूसी की जान बचाएगा या फिर उसे मौत से भी बदतर कुछ बना देगा। वैन हेल्सिंग ने एक पुराना चमड़े का किताब खोला, पर कुछ पढ़ा नहीं। वो सिर्फ सीवर्ट की आंखों में देख रहे थे, जैसे उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहे हों। ध्यान से सुनो जॉन, वो एक गेस्ट है। वो किसी के घर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक घर का कोई सदस्य उसे बुलाए नहीं। दहलीज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार उसे इनवाइट कर दिया गया तो वो घर उसका हो जाता है। मिसेस वेस्टेंड्रा ने खिड़की खोली। उन्होंने अनजाने में उसे इनवाइट किया। अब वो अंदर आ चुका है। उसकी ताकत अंधेरे में है। रात में वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वो धुंध बन सकता है, वो भेड़िया बन सकता है। दिन की रोशनी में उसे मार नहीं सकते, पर उसकी ताकत छिन्न हो जाती है। सूरज की पहली किरण हमारे लिए सहारा है, चांद की रोशनी उसकी दावत। वो सिर्फ खून नहीं पीता जॉन, वो इच्छा शक्ति भी निचोड़ लेता है। वो इंसान को अंदर से खाली कर देता है ताकि इंसानी शरीर उसकी मर्जी से चले। लूसी अब वैसी ही बन चुकी है। सीवर्ट मन ही मन सोचता है, प्रोफेसर की बातें पागलों जैसी लग रही हैं, पर मेरे दिमाग का एक हिस्सा जानता है शायद ये सच बोल रहे हैं। अगर ये सब सच है तो हमारा मुकाबला किसी इंसान से नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत से है जो सदियों से शिकार कर रहा है। हमने उसे पहचानने में बहुत देर कर दी। हमारा हथियार, ये क्रॉस, ये लहसुन, ये सब बहुत हल्के लग रहे हैं। हमारा हथियार आधा है जॉन, और दुश्मन पूरा। आज रात हमें सिर्फ पहरा देना है जॉन। नॉलेज हमारा हथियार है, पर यह हथियार अभी पूरा नहीं है। हमें सिर्फ सूरज निकलने तक किसी भी तरह रखवाली करनी है। रात के 2 बजे थे। हिलिमग्राम हॉल एक गहरी ठंडी खामोशी में डूबा हुआ था। कमरे में लहसुन की तीखी महक अब भी थी, लेकिन लूसी के लिए वो महक अब सुरक्षा नहीं बल्कि एक कैद थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अब इंसानों जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी थी। उसे दीवार के पीछे वाली मक्खियों की हार्टबीट सुनाई दे रही थी। उसे सदियों दूर से आने वाली गीली मिट्टी और पुराने खून की महक बहुत प्यारी लग रही थी। रोशनी, वो हल्की लैंप की रोशनी, वो अब किसी सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन अंधेरा अंधेरा उसे किसी गर्म रेशम की तरह लग रही थी जो उसे गले लगा रही हो। लूसी मन ही मन खुद से बातें करने लगी। इतना सुकून है इस खामोशी में मीना। इधर तुम लोग इतने जोर से सांसें क्यों ले रहे हो? तुम्हारी दिल की धड़कन मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही है। तुम मुझे बचा रहे हो या फिर
मुझे रोक रहे हो। मुझे अब डर नहीं लग रहा। अंधेरा इतना सुकून दे रहा है। वो देखो खिड़की के पास वो धुंध धुंध नहीं है, वो है। इतने शांत खड़े हैं वो कहते हैं मौत तो सिर्फ एक नींद है, एक ऐसी नींद जहाँ कभी कोई दर्द नहीं होता, जहाँ कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। उनका चेहरा इतना सुंदर है, इतना सदियों पुराना लग रहा है। खिड़की के उस पार धुंध धीरे धीरे एक इंसानी साये में बदल रहा था। वो कोई मॉन्स्टर नहीं लग रहा था, बल्कि एक निजात देने वाला। एक लुभानी आवाज लूसी के दिमाग में किसी संगीत की तरह बज रही थी। ड्रैकुला फोर्स नहीं कर रहा था, वो उसे एक पसंद का इल्यूशन दे रहा था। तुम फ्री हो लूसी, मैं तुम पर जोर नहीं डाल रहा। मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। ये इंसान सिर्फ कमजोरी और दर्द देते हैं। मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, इस बीमार शरीर में, या फिर मेरे पास आ जाओ। इस अंतरात में चॉइस तुम्हारी है लूसी। क्या तुम इनके साथ पल पल मरना चाहती हो, या मेरे साथ सदियों तक जीना? आ जाओ, दरवाजा खुला है। बस एक कदम और सब दर्द, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मीना लूसी के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो ये सब महसूस कर पा रही थी। उसने लूसी की आवाज भी सुनी, लेकिन आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सा खुलापन था। मीना ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद था। मीना खुद से बातें करने लगी। शायद लूसी हमें छोड़ना चाहती है। शायद मैं या आर्थर, हमारी ये सारी कोशिशें काफी नहीं रही। शायद अंधेरा उसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो। मुझे जलन तो हो रही है उस धुंध से, उस साये से जो मेरी सहेली को मुझसे छीन लेना चाहती है। क्या मैं ही इसके लिए काफी नहीं हूं? मुझ में क्या कमी रह गई? वो मौत को गले लगाना चाहती है। मुझे बुरा महसूस हो रहा है, जैसे कि मैंने ही उस रात कब्रिस्तान में इसे छोड़ दिया हो। मैंने ही उसे बचाने का वादा किया था, पर आज मैं बंद दरवाजे के पीछे खड़ी सिर्फ उसके बदलने का इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे छोड़कर जा रही है और मैं रोक भी नहीं पा रही। डर अब सिर्फ अटैक का नहीं था, ये अब धोखा बन चुका था। लूसी ने खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून अब पहले से लंबे और तीखे हो चुके थे। वो अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, जैसे कोई कीट रोशनी की तरफ नहीं, बल्कि मौत की तरफ जा रहा हो। उसकी आत्मा अब हिलिमग्राम में नहीं थी। वो उस साये के साथ सदियों पुराने सफर पर निकल चुकी थी। हिलिमग्राम के दीवारों के पीछे मौत अपना जाल बुन रही थी, लेकिन लाइब्रेरी में वैन हेल्सिंग एक दूसरी ही दास्तां बतौल रहे थे। उनके सामने विटबी न्यूज का एक पुराना पीला पड़ चुका न्यूज़पेपर खुला था। उनकी उंगलियां कांप रही थी जब उन्होंने उसमें देमेटर जहाज के बारे में पढ़ा। वो जहाज जो एक तूफानी रात विटबी के तट पर बिना किसी जिंदा इंसान के टकराया था। उसमें सिर्फ एक लाश थी जो व्हील से बंधी हुई थी। वैन हेल्सिंग मन ही मन बातें करते। जुलाई 24, कैप्टन की डायरी लिखी। क्रू एक एक करके गायब हो रहा है।
सब डर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई बड़ा आदमी जहाज पर है जो रात को दिखता है। जुलाई 30 वो इंसान नहीं है। मैंने उसे खंबे के पीछे देखा। अगस्त 4 मैं अकेला बचा हूँ। मेरे सारे साथी मौत के मुंह में जा चुके हैं। मैंने अपना हाथ व्हील से बांध लिया है और अपने गले में रोजली पहन ली है, ताकि कम से कम मेरी लाश तो शैतान के कब्जे में ना जाए। वो मेरे पीछे खड़ा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी सांसें मौत से भी ज्यादा ठंडक है। ऑफिसर, ये वही जहाज था जो पिछले महीने विटबी में तबाह हुआ था, जिसमें से लोग कहते हैं एक बड़ा सा काला कुत्ता निकला था और अंधेरे में गायब हो गया। हाँ जॉन, वो कुत्ता वही शैतान था। वो तबाह हुआ जहाज में मौत का पैगाम लेकर आया था। वो कुत्ते के रूप में आया, लेकिन अब वो इंसानों के दिमाग में है। हमने उसे पहचानने में बहुत देर कर दी। वो सदियों से समुंदरों और पहाड़ों के पार यहाँ लंदन आया है और उसे यहाँ दावत मिल गई है। वो कैप्टन व्हील से बंधा रहा ताकि जहाज किनारे तक पहुंच सके, पर उसे नहीं पता था कि वो लंदन की तट पर मौत को लेकर आया है। सीवर्ट मन ही मन सोचने लगा, मेरा दिमाग सुन पड़ रहा है। मैं अब तक सिर्फ लूसी की बीमारी के बारे में सोच रहा था, लेकिन वैन हेल्सिंग मुझे दिखा रहे हैं कि दुश्मन कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक बीमार लड़की की कहानी नहीं है, ये एक हमला है। वो जहाज खाली नहीं था और उसे लेकर आया था। हर एक सेलर की मौत, हर एक बूंद खून की जो उस जहाज पर बहा था, वो सब इस दावत की तैयारी थी। हम कितने छोटे हैं इस सदियों पुराने शैतान के सामने। डिमिटर का सफर खत्म हो गया जॉन, लेकिन शिकार तो अभी शुरू हुआ है। जो उस जहाज पर बचा था वो अब इस घर में घुस चुका है। वैन हेल्सिंग अभी डेमेटर के पन्नों से नजर हटा ही रहे थे, तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। डॉक्टर सीवर्ट का एक सर्वेंट अंदर आया। उसके हाथ में लंदन का इवनिंग स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर था। उसके चेहरे पे अजीब सा डर था। सीवर्ट ने न्यूज़पेपर लिया। जैसे ही उसकी नजर फ्रंट पेज पर गई, उसका खून जम सा गया। प्रोफेसर, देखिए, ये लंदन जू से एक भेड़िया गायब हो गया। उसका नाम बिजर्कर है। ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये जू का सबसे खतरनाक और बड़ा जानवर था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, चश्मदीद कहते हैं कि कल रात उसे हेलिमग्राम की तरफ भागते हुए देखा गया था और आज सुबह हेलिमग्राम की खिड़की के कांच टूटे हुए मिले हैं। मैंने कहा था जॉन, वो किसी भी रूप में आ सकता है। वो भेड़िया नहीं था, वो था शैतान ने भेड़िए के दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया था और उसे हेलिमग्राम की तरफ भेजा। उस भेड़िए ने खिड़की पर हमला किया ताकि मिसेस वेस्टेंडर दब जाए, और एक दर्द से भरी हुई माँ क्या की, उन्होंने खिड़की खोली ताकि हवा आ सके। उन्होंने दर्द में वो इनविटेशन दिया जिसका वो शैतान सदियों से इंतजार कर रहा था। हमें फंसाया गया है जॉन। वो भेड़िया सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सीवर्ट मन ही मन सोचने लगा, मेरा लॉजिक बार बार टूट रहा है। एक शैतान जो लंदन दूसरे कोने से भेड़िए को कंट्रोल कर सके, ये मेडिकल साइंस के बाहर है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो भेड़िया
खिड़की के बाहर खड़ा गुर्रा रहा होगा। उसकी लाल आंखें चमक रही होंगी। मिसेस वेस्लेंड्रा ने उसे देखा होगा। उनका दिल बैठ गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि खिड़की बंद है तो वो सेफ है, पर उन्हें पता नहीं था कि कांच के उस पार सिर्फ एक जानवर नहीं, एक सदियों पुराना दिमाग खड़ा है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। हम कितने ही मासूम हैं। हमने सोचा लहसुन उसे रोक लेगा, पर उसने लंदन के सबसे खतरनाक जानवर को अपना हथियार बना लिया। वो भेड़िया अब जू वापस चला गया होगा जॉन, लेकिन जो उसके पीछे आया था वो अब इस घर में है। वो अंदर आ चुका है जॉन, और अब वो किसी भेड़िए की मदद के इंतजार नहीं करेगा। वो अब लूसी के दिमाग के अंदर बैठकर में घूर रहा है। सीवर्ट ने न्यूज़पेपर को मेज पर पटक दिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा लंदन धीरे धीरे एक कब्रिस्तान में बदल रहा है। हर एक कुत्ता, हर एक भेड़िया, हर एक चमगादड़, सब उसके जासूस बन चुके थे। हेलिमग्राम हॉल अब सुरक्षित नहीं था, वो गिर चुका था। हेलिमग्राम हॉल अब एक घर नहीं लग रहा था, वो एक किला बन चुका था, या शायद एक जेल। वैन हेल्सिंग ने पूरे घर को लहसुन के मालों से भर दिया था। हर खिड़की के फ्रेम पर, हर दरवाजे के दरार में, लूसी के बिस्तर के चारों तरफ लहसुन की वो तीखी कड़वी महक फैल चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सीवर्ट को अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये घर जिंदा हो चुका है। दीवारों को जैसे पसीना आ रहा हो, और हर परछाई मानो खामोशी में किसी से बातें कर रही हो। सीवर्ट फिर मन ही मन सोचने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खामोशी इतनी डरावनी हो सकती है। हम 4 मर्द एक ही घर में पहरा दे रहे हैं, हथियारों के साथ, साइंस के साथ, पर हम सब डर रहे हैं। ये लहसुन की बदबू मेरे दिमाग को सुन कर रही है। हर बार जब कोई लकड़ी करकराती है या बाहर हवा चलती है, मेरा हाथ मेरे पिस्तौल पर चला जाता। पर पिस्तौल, क्या होगा इस पिस्तौल से? एक ढूंढ को, एक साये को। हमने सब कुछ सील कर दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन मेरे दिमाग में घुस चुका है। हम सिर्फ सूरज निकलने का इंतजार कर सकते हैं, जैसे कोई गुनहगार अपने फांसी का इंतजार करता है। वैन हेल्सिंग ने सीवर्ट को कोने में बुलाया। उनकी आंखें थकी हुई थी, पर उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो सीवर्ट ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने सीवर्ट का बाजू इतने जोर से पकड़ा कि सीवर्ट को दर्द होने लगा। आज रात हम नहीं सोएंगे जॉन, एक पल के लिए भी नहीं। ये यकीन और डर की लड़ाई है। अगर तुम्हारे दिमाग में एक पल के लिए भी डर आया तो वो डर उसके लिए रास्ता बन जाएगा। और सुनो, एक ऐसी बात जो मैं आर्थर या मीना को नहीं बता सकता, क्योंकि उनका दिल टूट जाएगा। अगर आज रात वो शैतान किसी तरह अंदर आ गया तो हमें लूसी को छोड़ना पड़ेगा। हमें उसे मौत के हवाले करना पड़ेगा ताकि वो एक राक्षस ना बन जाए। हम उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं जॉन, पर शायद हम सिर्फ उसका इंतजार कर सकते हैं। अगर वो हार गई तो मैं खुद उसके सीने में लकड़ी डाल दूंगा। पर ये उन्हें मत बताना, उनका प्यार ही हमारा सबसे बड़ा कमजोरी बन जाएगा। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम उसे मार देंगे। नहीं जॉन, हम उसे आजाद करेंगे।
शैतान से बचने का आखिरी रास्ता मौत है। बस उम्मीद करो कि हमें वो रास्ता चुनना ना पड़े। अब जाओ, पहरे पर बैठो और याद रखना, अगर लूसी तुम्हें पुकारे, अगर वो अपनी पुरानी मीठी आवाज में गिड़गिड़ाए, तो अपनी आंखें और कान बंद कर लेना। वो लूसी नहीं होगी। सुनना मत और अंधेरे को जीतने मत देना। हेलिंग्राम में अब मौत जैसा सन्नाटा भर चुका था। हर कोई अपनी जगह पर जैसे जम गया था। बाहर अंधेरा गहरा था और उस अंधेरे में वो इंतजार कर रहा था, एक ऐसी भूख जो सदियों से जिंदा थी। रात लंबी होने वाली थी और डर अभी शुरू होने वाला है।